नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी अनिवार्य जो कि अपना पेपर होने वाला है उसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का आपका प्रश्न आएगा, आपका कौन से प्रश्न होंगे। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप अभ्यास करें, सिर्फ रिवीजन करना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम थोड़ा सा इस प्रकार का तरीका सीखेंगे कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे। तो हिंदी अनिवार्य होगा, कक्षा अपनी 12th होगी, खंड ए में आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे वो हम बात करेंगे। अपठित गद्यांश। अब देखो, समय बहुत कम है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन कल मैंने वो देखा, एक वीडियो देखा जो कि लगभग 4-5 दिन पहले ही डाला गया है, इंग्लिश का था। पता नहीं कब का पेपर था वो और किस प्रकार का पेपर था, ऐसे लग रहा जैसे हूबहू पेपर यही आने वाला है। लेकिन जब उसको खोला मैंने तो उसमें प्रश्न थे जैसा कि अपना परीक्षा पैटर्न ही नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। पिछले कोरोना की वजह से हुआ, जो कि 30% सिलेबस घट चुका था। अब की बार 100% सिलेबस अपना आएगा, फिर भी परीक्षा का जो पैटर्न है वो अलग है। हमारे पहले अनसीन पैसेज थे इंग्लिश में, लेकिन उसमें प्रश्न बताए हुए थे, बिल्कुल अलग था। तो कितना गुमराह किया गया होगा बच्चों को। और उस पर व्यू भी आए हुए थे, लगभग 20 के उसमें लगा हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस एज में, जो कि आप भारत के भविष्य हो, आपका जो समय है वो भारत के काम आने वाला है, राष्ट्र निर्माण के काम आने वाला है। अगर आपको सही और गलत का आपको इतना आप अंदाज नहीं लगा पा रहे हो तो वो बहुत गलत है। तो आप सही और गलत कंटेंट का ध्यान रखें, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। अगर मैं भी गलत बता रही हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को छोड़ के चले जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे सब्सक्राइब की, ऐसे व्यू की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप झूठ और फरेब की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सही लगे, वास्तव में आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिले, तो ही आप इस पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, नहीं तो आप अपने कीमती समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अब आपके बेहतर समय को और बेहतर बनाने के लिए और आपके सपने और आपके पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँगी, वो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ देखते रहें। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कौन सा गद्यांश होगा? अपठित। अपठित का मतलब हमने अब तक कहीं नहीं पढ़ा उसको, ना तो अपने पाठ्य पुस्तक में था, ना कहीं अपन ने पढ़ा। तो उस प्रकार का एक आपके गद्यांश आएगा और उसमें से आपको प्रश्न सिलेक्ट करने, प्रश्नों के उत्तर सिलेक्ट करने और उत्तर पुस्तिका में लिखने। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे। इस प्रकार आप इस पैराग्राफ को बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर देते जाएं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखते जाना है। इस प्रकार का गद्यांश आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें, क्योंकि अपठित का मतलब है हमने पढ़ा नहीं। अब हमारे सामने एक अपठित पद्यांश होगा और अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। गद्यांश और पद्यांश में तो अंतर आपको पता ही है, इतना तो पता है। तो ये नए साल की शुभकामना, खेतों में मेड़ों पर धूल भरे पाँव को, कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को, नए साल की शुभकामना। तो इस प्रकार से आपके पद्यांश होगा। फिर इस प्रकार के आपके सामने इनके प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देते जाएं और अपनी पाठ्य जो नोटबुक है उसमें लिखते जाएं। और इनको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये अच्छे मार्क्स आपको दिलाने में सहयोग करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा एग्जाम में, वो होगा भाषा से संबंधित, भाषा अभिव्यक्ति से संबंधित। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? भाषा का। भाषा के प्रकार हैं मौखिक और लिखित। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा रोमन में। लिपि में हिंदी, संस्कृत। कौन सी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली लिखी जाती है? तो वो सबको पता है, देवनागरी। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में होती है? गुरुमुखी में। स्वर और व्यंजनों के संयोग से कुछ मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो होती है देवनागरी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। ब्राह्मी और खरोष्टी प्राचीन भारत की क्या हैं? लिपियां हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा। लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वर्तनी चिन्हों का। मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है? भाषा। आम बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग होता है मौखिक भाषा का। जो भाषा शासन स्तर पर व्यवहार में ली जाती है, व्यवहारत होती है, यानी व्यवहार में ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। भाषा के दो रूप हैं, वो अपने ऊपर देखा। भाषा के मौखिक रूप अंकित करने के लिए चिन्ह बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि। भाषा सूक्ष्म, लिपि स्थूल है। भाषा तो सूक्ष्म है और लिपि है वो स्थूल है। वर्तमान में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। भाषा के कम विकसित रूप को बोली कहा जाता है। भाषा का वो रूप जो कम विकसित होता है उसे कहते हैं बोली। हिंदी भाषा के परिवार के लगभग 18 बोलियां हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है बोली। सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे एक बोली कहा जाता है। बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और परिवार से सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। प्रत्येक भाषा को स्थिर मानव परिनिष्ठ रूप प्रदान करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? व्याकरण की। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? व्याकरण से। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण शास्त्र होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा में कौशल के रूप हैं। भाषा अर्जित संपत्ति होती है। बोली और भाषा के मध्य विभाषा होती है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी होती है? फारसी। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 4। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो प्रश्न होगा अलंकार से संबंधित। अजो तरिण्यो ही रहियो श्रुति सेवक इकरंग नाक। तो इस वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो श्लेष अलंकार का। जहां पर अर्थ माध्यम से काव्य में चमत्कार हो वहां अर्थ अलंकार होता है, अर्थ अलंकार। तो किसमें? श्लेष अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसमें होता है? जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। मूल रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। और श्लेष में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ देने का चमत्कार करता है। यमक में क्या होता है? एक जैसे शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार कई बार पूछा जाता है। तो यमक में क्या होता है? जब एक से ज्यादा शब्दों की एक से बार आवृत्ति हो जाए परंतु अर्थ उनका हर बार भिन्न हो, उसे कहते हैं यमक। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यलम और अलंकार। तो आभूषण होता है अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से चमत्कार समाप्त हो जाए, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? लाटानुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। अनु और प्रास। अनु को अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार किसके सौंदर्य में अभिवृद्धि कर देते हैं? काव्य के। काव्य दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। चांद चारू चंद की चपल चांदनी में कौन सा अलंकार हुआ है? अनुप्रास का। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। शब्द शक्ति का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, होगा शब्द शक्ति से संबंधित। किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति, शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति होती है, उसे कहते हैं शब्द शक्ति। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। मुख्य या प्रचलित अर्थ से हटकर अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? लक्षणा।
शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 जो प्रकार होते हैं वो तो आपको पता ही है। मालिक के नौकर से कहा अंधेरा हो गया में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना। सुरेश आस्तीन का सांप है में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा। लय से लक्षणा। लक्षणार्थ चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। उपयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा। सूरज सिर पर आ गया में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको एक शब्द शक्ति का प्रश्न देखने को मिलेगा। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। फिर नेक्स्ट आपको एक प्रश्न पेपर में दिखेगा, वो होगा पारिभाषिक शब्दों से संबंधित। उसमें आपको इंग्लिश का शब्द दे दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको लिखना है। जैसे आपको दे दिया जाए एप्लीकेंट, तो एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन, और एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। एप्लीकेशन देने वाला एप्लीकेंट होता है, वो उसको कहते हैं आवेदक। एड्रेस संबोधन या पता। एडहोक तदर्थ एजेंट अभिकर्ता। तो इस प्रकार से इनको देखना है आपको एक बार। बिल विधेयक, बॉन्ड बंद पत्र। पिछली बार कई एग्जामों में जो देखने को मिला, उनमें से अपन देख लेते हैं। गजट, राजपत्र, ग्रांट अनुदान, फिक्सेशन स्थिरीकरण, फाइनेंस वित्त, गारंटी प्रतिभूति या जमानत, इंटरव्यू साक्षात्कार, विजिलेंस सतर्कता, ट्रस्ट न्यास, थीसिस ये भी आया हुआ है, ये प्रश्न पूछे हुए हैं। थीसिस शोध प्रबंधन, टेंडर निविदा, टोल टैक्स पथकर। रास्ते पे जो टैक्स लिया जाता है उसे कहते हैं टोल टैक्स, और रास्ते को कहते हैं पथ। टैक्स का मतलब कर। सरप्लस अधिशेष, सुब्रीडेंट अधीनस्थ। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो कि एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं, वो इस प्रकार से होंगे। तो इन प्रश्नों को आप एक बार याद कर लें। इसकी पीडीएफ तो बहुत समय पहले ही डाली हुई है, तो लगभग बच्चों ने याद कर लिया होगा। अब तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और रिवीजन हम सही दिशा में करें तो हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, हमारे मार्क्स इम्प्रूव ज़रूर होते हैं। और थोड़ा सा लिखने का तरीका भी अच्छा हो तो और भी बेहतर हो जाते हैं। आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, और पॉइंट के सामने आपको स्टार बनाना है। अपनी कॉपी को, कला के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें कॉपी को डेकोरेट करें, तो वो जो अपना एग्जामिनर है, कॉपी जांच करने वाला, उसका ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हमें देने के लिए एग्जामिनर बाध्य हो जाता है। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी कॉपी हर साल बोर्ड अपने साइट पे डालता है, और उन कॉपियों को भी आपके लिए डाला हुआ है। अब की बार बोर्ड ने डाली नहीं है, पिछली बार डाली थी, तो उन सबको आप तक पहुंचाया हुआ है। तो आपको तो सिर्फ तरीका देखना है, किस तरीके से बच्चे, टॉपर बच्चे होते हैं, वो लिखते हैं। ये सप्रसंग व्याख्या होगी जो आपको करनी है। तो इतना तो आपको पता है कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। प्रश्न होगा, वो प्रश्न आएगा कवि परिचय से संबंधित। पेपर में आपको कवि परिचय, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है किसी कवि का परिचय, जैसे हरिवंश राय बच्चन का आपसे परिचय पूछ लिया जाए तो आपको किस तरीके से देना है। इनका जीवन परिचय लिखेंगे पहले। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रारंभ में आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रम से ये संबंधित रहे, या इन्होंने यहाँ पे कार्य किया। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राजभाषा के लिए मनोनीत किया गया। 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना
कर उन्हें साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। तो हरिवंश राय बच्चन, जो कि आपको पता ही है, अमिताभ बच्चन जो कि फिल्मी कलाकार हैं, हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं ये, उनके फादर थे हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इनमें से कोई भी 2 रचना आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, ये तो बहुत सरल है। ये कम से कम 2 तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। इनके काव्य की विशेषता क्या है? कुंवर नारायण का कवि परिचय आप एक बार देख लें। रघुवीर सहाय का जो कवि परिचय है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी का कवि परिचय है, वो भी आप एक बार देख लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि परिचय हैं। तुलसी जी, तो इनके बारे में एक बार मोटा मोटा आप देख के जरूर जाएं एग्जाम से पहले, ताकि अच्छे से लिख सकें। लेखक परिचय में आपके सामने महादेवी वर्मा लेखिका का परिचय आपको देना है। जनेंद्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय, विष्णु खरे जी का लेखन परिचय। अब वितान जो कि अपनी एक पाठ्य पुस्तक है, उससे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, उसमें आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख के जाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में, वो होगा रचनात्मक लेखन से संबंधित, जिसमें निविदा कैसे लिखते हैं। जैसे कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी सिक्कर की ओर से आवश्यक मशीन उपकरण खरीदने हेतु एक निविदा आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? कार्यालय सदस्य सचिव एड्रेस देंगे सबसे पहले आप, जहाँ से निकाली जाएगी। फिर इसका क्रमांक, ऑफिस में कोई भी कार्यालय लेटर जारी होता है तो उसका क्रमांक होता है, दिनांक होती है। लेफ्ट और राइट साइड का ध्यान रखें, राइट में आपकी दिनांक होगी और लेफ्ट में आपका क्रमांक होगा। निविदा सूचना, फिर आप अपनी जो भी डेट है, जिस डेट को अपनी एग्जाम है, उसी डेट का हवाला दें। 2023 हो ही गया, किसके दौरान किसके अंतर्गत आमंत्रित की जा रही है, किस मशीन का कितनी कीमत है, वो आप दिखाएं। निविदा में कीमत दिखानी पड़ती है। राजस्थान संस्थान डेयरी संस्थान, इसके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करनी है, तो ये विज्ञप्ति कैसे जारी करते हैं, इसमें भी आप देख लें किसके द्वारा जारी की जा रही है। राइट साइड में आपके डेट है और लेफ्ट साइड में आपके क्रमांक है। विज्ञप्ति लिख दें, फिर इस किससे संबंधित है वो विषय लिखें। ज्ञापन कैसे लिखते हैं? अब आपके निबंध लेखन होगा। निबंध लेखन में नारी सशक्तिकरण, ये मोस्ट अपना आजकल कंटेंट होता ही है, तो नारी सशक्तिकरण से संबंधित तो आपको आना ही चाहिए, जिसमें आप सबसे पहले बिंदु प्रस्तावना का यूज करेंगे, फिर समाज में स्त्रियों का स्थान क्या है, फिर महिलाओं की प्रगति, स्त्री सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों है, महिला सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों है, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है, उपसंहार, लास्ट में उपसंहार होगा। तो निबंध तो आपको आता ही है। बढ़ती महंगाई, इनमें से 1-2 का अभ्यास कर लें, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं निबंध, तो इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली बात। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, तो ये PDF तो आपके लिए बहुत समय पहले ही डाल दी थी। मैंने थोड़ा सा आपको परीक्षा से पहले आपको बता सकूं कि आप इधर उधर ना भटकें, सही दिशा में चलें। आप कुछ भी ना पढ़ें तो कम से कम अपने खुद के पास जो आपके पास सामग्री है वो पढ़ लें। बढ़ती बेरोजगारी के लिए इन पॉइंटों का प्रयोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है
कि आपका भविष्य है वो बेहतर हो, आपका पेपर बेहतर हो। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स। मस्त रहें, टेंशन ना लें, परीक्षा में एक योद्धा के रूप में उतरें, ज़रूर आपका भविष्य बनेगा। थैंक्स।